बहुत बार स्टूडेंट स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं और इसके अलावा किस तरीके से हम डिफरेंशियल पीस वेज को लिख सकते हैं ताकि मैक्सिमम आंसर हम गेन सकें। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए वॉच द वीडियो टिल एंड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर जो पूरा किया था वो था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये वाली जो टेक्निक्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड केस स्टडीज बहुत ज्यादा आती है। तो सबसे पहली टेक्निक है फंक्शनल फॉरमैनशिप। देखो, अगर आप इस इमेज को देखें तो यहां पर फैक्ट्री मैनेजर ने अपने काम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा है प्रोडक्शन इंचार्ज। किसी भी फैक्ट्री के अंदर जो फॉरमैन होते हैं मतलब सुपरवाइजर होते हैं, उनका एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है जो कहीं ना कहीं वर्कर्स को डेली इंटरेक्ट करते हैं। अब देखिएगा, जितने भी सुपरवाइजर होते हैं वो सब वर्कर्स को रोज इंटरेक्शन करते हैं, रोज का काम उन्हें रोज बताते हैं, वर्कर्स के काम को चेक करते हैं ताकि काम ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ चल सके। दे प्ले अ की रोल इन द मैनेजिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फैक्ट्री के अंदर मैनेज करने में काम को, प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथली चलाने में फॉरमैन का बहुत बड़ा रोल होता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा है अ पॉइंटर इन मैनेजमेंट थिंकिंग फोकस ऑन इंप्रूविंग द रोल ऑफ फॉरमैन, कि हमेशा हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हम किस तरीके से फोरमैन्स के रोल को इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब सुपरवाइजर्स के रोल को डे बाय डे एनहेंस कर सकते हैं। हम लोग ऊपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे ऊपर थे हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन इसके बाद थे हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सबसे नीचे थे हमारे सुपरवाइजर्स और उनके नीचे होते थे वर्कर्स। तो अगर आप देखें, जो सुपरवाइजर है वो वर्कर्स और मैनेजमेंट बॉडी के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। तो फॉरमैन जितने भी सुपरवाइजर्स होते हैं ये वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। दे प्लान, ओवरसीज एंड कंट्रोल प्रोडक्शन एक्टिविटीज। जितनी भी हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज है उन सबको कंट्रोल करना, टाइम से हो, क्वालिटी उनकी सही हो, ये सब काम सुपरवाइजर्स देखते हैं। टेलर सो देम एज बोथ द लोएस्ट रैंक मैनेजर एंड एट द हाईएस्ट रैंक वर्कर। एक तरीके से टेलर ने इन सुपरवाइजर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करा, पर उनको एक ही कैरेक्टर मान के चला। पहली कैटेगरी की ये लोएस्ट रैंक मैनेजर है और दूसरी ये हाईएस्ट रैंक वर्कर्स, मतलब वर्कर्स से ऊपर की बॉडी है। चैलेंजेस विद द फॉरमैन रोल। एक सुपरवाइजर के रोल में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। टेलर के अकॉर्डिंग अ लिस्ट ऑफ क्वालिटीज नीडेड फॉर अ गुड फॉरमैन, कि एक अच्छे सुपरवाइजर में बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। He found that no single person had all these qualities. और टेलर ने इस बात पे फोकस भी किया कि कोई एक व्यक्ति, एक सुपरवाइजर सब चीजों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ऑल्दो टेलर के हिसाब से एक सुपरवाइजर में क्वालिटीज होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, उसमें सब क्वालिटीज नहीं हो सकती। और यही रीजन रहा है फंक्शनल फॉरमैनशिप का आने का। फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंदर सुपरवाइजर्स के रोल को 8 अलग अलग स्पेशल रोल्स में हम लोगों ने डिवाइड करा है। अब हुआ क्या कि एक फैक्ट्री मैनेजर ने सुपरवाइजर्स के रोल को भी दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करा। एक है प्लानिंग इंचार्ज और एक है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज, दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग द वर्क, कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है उसकी सारी की सारी प्लानिंग के लिए यही ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है। प्लानिंग इंचार्ज के नीचे 4 सुपरवाइजर्स आते हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये हमेशा इस बात पे फोकस करते हैं, प्रिपेयर वर्क इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर। ये हमेशा वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस तैयार करते हैं। वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस कौन सी देनी है, सुबह आके उन्हें सबसे पहले कौन सा काम करना है। रूट क्लर्क स्पेसिफाइज द प्रोडक्शन रूट। इसके बाद जो रूट क्लर्क होता है हमेशा ये इस बात पे ध्यान देता है कि जो प्रोडक्शन होने वाला है उसका रूट क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक प्लांट्स कितने काम करेंगे, इसके अलावा लेबर किस टाइम आके काम शुरू करेगी, पैकिंग डिपार्टमेंट किस टाइम काम करेगा। टाइम एंड कॉस्ट कर्व,
कीप ट्रैक ऑफ टाइम, ये हमेशा टाइम और कॉस्ट पे फोकस करते हैं कि काम विद इन टाइम हो और विद इन कॉस्ट होना चाहिए। डिसिप्लिनेरियन, एंश्योर डिसिप्लिन अमंग वर्कर्स, ये इस बात पर फोकस करते हैं कि जितने भी वर्कर्स हैं ये हमेशा काम को अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल और पॉलिसीज के हिसाब से करें। अब ये जो दूसरी बॉडी है प्रोडक्शन इंचार्ज, इनके भी नीचे 4 सबऑर्डिनेट्स हैं। दिस पर्सन फोकस ऑन एग्जीक्यूटिंग द वर्क, इनका जो काम है प्लानिंग नहीं है, काम को प्रैक्टिकली शेप देना है, एग्जीक्यूट करना है। दे हैव 4 सबऑर्डिनेट्स। फर्स्ट स्पीड बॉस, एंश्योर जॉब्स आर कंप्लीटेड ऑन टाइम। स्पीड बॉस हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि जो काम है ऑन टाइम पर पूरा होना चाहिए। गैंग बॉस, कीप मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर यूज, मतलब मशीन्स हमेशा रेडी टू यूज होनी चाहिए। रिपेयर बॉस का काम होता है मशीन्स की कंडीशन सही हो, और इंस्पेक्टर्स का काम होता है काम की क्वालिटी को चेक करना। टेलर के हिसाब से जो फंक्शनल फोरमैनशिप था, मतलब मैनेजर ने 2 ग्रुप बनाए, प्रोडक्शन इंचार्ज, प्लानिंग इंचार्ज, उनके नीचे 4 सबऑर्डिनेट्स है। इस पूरे सेटअप का एडवांटेज क्या है? सबसे पहले इसके अंदर एक ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन क्या है। तो ऑलवेज रिमेंबर, डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन फंक्शनल फॉरमैनशिप है। ईच वर्कर फॉलोज ऑर्डर फ्रॉम दीज 8 स्पेशलाइज्ड फॉरमैन। अब ये जो एक वर्कर है ये अपने 8 सुपीरियर से ऑर्डर ले रहा है, मतलब 8 जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं उनसे ऑर्डर ले रहा है। सिंस इट्स हार्ड टू फाइंड ऑल दीज क्वालिटीज इन वन पर्सन, टेलर के हिसाब से एक आदमी में तो ये सब 8 क्वालिटीज नहीं हो सकती कि वो टाइम एंड कॉस्ट शीट भी तैयार करे, वो मशीन्स की रिपेयर भी देखे। तो टेलर ने एक तरीके से सारा का सारा काम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। नाउ एमसीक्यू सेक्शन। व्हाट प्रमोटेड एफडब्ल्यू टेलर टू सजेस्ट फंक्शनल फॉरमैनशिप? फंक्शनल फॉरमैनशिप का आइडिया एफडब्ल्यू टेलर के माइंड में क्यों आया? फर्स्ट आंसर, अ नीड फॉर मोर वर्कर, ये तो बिल्कुल भी नहीं। नो सिंगल पर्सन हैड ऑल क्वालिटीज ऑफ गुड फॉरमैन, बिल्कुल ठीक। अगर आपको ध्यान हो पिछली इमेज के अंदर हमने बताया था कि जितने भी वर्कर्स होते हैं एक पर्सन सभी क्वालिटीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, अलग अलग क्वालिटीज अलग अलग फॉरमैन के अंदर होती है। टू इंक्रीज वर्कर्स प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल भी नहीं। टू रिड्यूस कॉस्ट, रिड्यूस कॉस्ट तो सिर्फ एक फॉरमैन का काम था। नाउ द नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। इसको समझने के लिए आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल सुनना चाहिए। किचन के अंदर आपकी ग्रैंड मदर हमेशा एक अच्छी चाय बनाना चाहती है। अब चाय की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने एक चाय मेकिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करा। उनका ये मानना था कि अगर हम स्टैंडर्डाइज फॉर्म में चाय बनाते हैं तो हम उसे ज्यादा अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अब स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? उन्होंने ये डिसाइड करा कि हम चाय बनाने का एक मैनुअल तैयार करेंगे, उसके अंदर हर एक चीज डिटेल के अंदर होगी। चाय बनाने के लिए एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टी के लिए कितनी हमें वाटर चाहिए, मिल्क चाहिए, टी लीव्स कितनी होनी चाहिए, शुगर कितना हो, और इस तरीके से उन्होंने बिल्कुल क्वालिटी स्टैंडर्ड को सेट करा चाय बनाने के लिए। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन के अंदर ग्रैंड मां ने नोटिस किया कि कबर्ड के अंदर बहुत सारे कप्स और मग्स हैं, अलग अलग साइज, अलग अलग शेप्स के, और इन सब की कोई भी इतनी जरूरत नहीं है। तो जितने भी डिफरेंट साइज डिफरेंट शेप्स के मग थे, ग्रैंड मां ने उनसे छुटकारा पाने के लिए उनमें से बहुत सारे कप्स को अपनी किचन से बाहर कर दिया। तो जो ये ग्रैंड मां का एग्जाम्पल था वही एग्जाम्पल को हम एफडब्ल्यू टेलर के स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन से रिलेट करते हैं। एफडब्ल्यू टेलर का ये कहना था स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया जाए प्रोडक्शन के लिए। द गोल इज टू फाइंड द बेस्ट प्रैक्टिस दैट द होल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो। हमेशा प्रोडक्शन के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, और वो जो प्रैक्टिस है, प्रोसेस है प्रोडक्शन का पूरा ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करे। अगर आप देखिएगा यहां पर ये 2 अलग अलग इंडस्ट्रीज के एग्जांपल है, इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो पूरी की पूरी फैक्ट्री फॉलो करे। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर वेरियस एस्पेक्ट, मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी मार्क को सेट करना। ये कोई प्रोसेस हो सकता है, एक क्वालिटेटिव प्रोसेस, क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल, विद इन टाइम लिमिट हो, प्रोडक्ट, मशीन, मेथड्स, ये कुछ भी चीज स्टैंडर्डाइज्ड हो सकती है। इवन देन आपके काम करने की वर्किंग कंडीशन भी हमेशा क्वालिटेटिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। दीज स्टैंडर्ड
बेंचमार्क दैट मस्ट बी फॉलो ड्यूरिंग प्रोडक्शन। और ये जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं फ्यूल के अकॉर्डिंग किसी भी फैक्ट्री में, इनको हमेशा फॉलो करना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सीधा सीधा एलिमिनेट अननेसेसरी वैरायटी, साइज एंड डायमेंशन। आप देखिएगा कभी किसी टाइम पर पुराने जमाने में बहुत बड़े बड़े टीवी आते थे, आज उनको सिंप्लीफाइज करके बहुत श्रिंक साइज में एलईडी टीवीज तैयार किए गए, प्लस उन्होंने अननेसेसरी डायमेंशंस को हटा दिया, तो वो एक तरीके से सिंप्लीफिकेशन भी हो गया। सिंप्लीफिकेशन में हम हमेशा लेबर को रिड्यूस करते हैं, मशीन्स, टूल्स, मतलब जो भी हमारी ऐसी चीजें जो वेस्ट है, जिनका कोई यूज नहीं है, हम उनको कम करते हैं। उससे एक तो हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, इन्वेंट्रीज कम हो जाती हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे इक्विपमेंट्स यूज में आते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, हम लोग अपने घर के अंदर बहुत सारा सामान स्टोर के अंदर रखते हैं कि शायद ये फ्यूचर में यूज होगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग आप वो सारा सामान बाहर स्टोर से डिस्कार्ड कर दीजिएगा। आपके पास कई बार एक्स्ट्रा सामान स्टोर में होने की वजह से टाइम पर वो मिलता भी नहीं, तो सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग उस सारे सामान को हम अपने घर से डिस्कार्ड कर सकते हैं जो अननेसेसरी है, वेस्ट है। नाउ एमसीक्यू सेक्शन। प्राइमरी गोल क्या है स्टैंडर्डाइजेशन का? टू इंक्रीज प्रोडक्ट डायवर्सिटी। ये तो बिल्कुल भी नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन में तो बल्कि ये कहा गया है कि जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड हो वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करे, तो डायवर्सिटी तो उसके अंदर हो ही नहीं सकती। टू एलिमिनेट वर्क स्टडी टेक्निक्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं। टू सेट बेंचमार्क फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटी, ऑफ कोर्स। टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मशीन, ये स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन का रिजल्ट है, ना कि उनका मीनिंग है। नाउ द नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। आपको क्या लगता है, आपके पास एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के अंदर स्टोर हाउस जो है 4th फ्लोर पर है। हर बार वर्कर ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पर जा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैनेजर का ऑफिस 3rd फ्लोर पर है, एक छोटे से छोटे साइन के लिए भी हर बार क्लर्क जो है 3rd फ्लोर पर जाके मैनेजर्स के साइन करा रहा है। अगर इन सब हम मूवमेंट्स को बंद कर दें तो डेफिनेटली फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी और इसके अलावा आउटपुट भी बहुत ज्यादा निकलेगा। यही चीज टेलर ने बताई है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्टिव, ऐसे मूवमेंट जिसके होने से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। फॉर एन एग्जांपल, आपकी बिजनेस डीलिंग या कोई मीटिंग अपने शहर से दूसरे शहर पर है, तो वहां का जाकर मीटिंग अटेंड करना, ये वाला मूवमेंट डेफिनेटली आपको आउटपुट देगा। सेकेंड होते हैं इंसिडेंटल मूवमेंट्स। फॉर एन एग्जांपल, आपने टूल्स बहुत दूर रखे हुए हैं, बार बार दूर से एक वर्कर अपने टूल्स लेने जाता है, फिर आकर रिपेयरिंग करता है, तो ऐसा ये मूवमेंट है जो जरूरी तो है लेकिन वो हमारे टास्क से 100% रिलेट नहीं करता। नाउ द थर्ड इज अनप्रोडक्टिव मोशन। ऐसे बहुत से मूवमेंट जिसका हमारे बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं बनता, अननेसेसरी वो हमारे बिजनेस के अंदर हैं, जिससे कि प्रोडक्टिविटी हमारे बिजनेस की लूज हो रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, स्टोर हाउस का 4th फ्लोर पर होना, अभी एक ऐसा मूवमेंट है जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता। अगर प्रोडक्शन ग्राउंड फ्लोर पर है तो स्टोर हाउस भी ग्राउंड फ्लोर पर ही होना चाहिए। टेलर इस टेक्निक के थ्रू हमेशा इस बात पे फोकस करते हैं टू रिड्यूस अननेसेसरी मोशंस, कि जितने भी हमारे अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उन सबको खत्म कर देना चाहिए। इसका रिजल्ट ये आएगा कि कहीं ना कहीं बिजनेस में प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ वर्क, इन दोनों में इंप्रूवमेंट होगा। नाउ एमसीक्यू सेशन। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मोशन स्टडी? फर्स्ट, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मोशंस, मूवमेंट्स को इंक्रीज करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं। टू रिड्यूस अननेसेसरी मूवमेंट्स, और यही हमारा इसका मीनिंग भी है। टू स्लो डाउन द वर्क प्रोसेस, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटाएंगे तो ऑफ कोर्स काम और फास्ट होगा। टू मेक टास्क मोर कॉम्प्लिकेटेड, नॉट रिलेटेड। मेथड स्टडी। आपको पता है पहले के जमाने में और आज के जमाने में ये डिफरेंस आ गया। आज हमने बीपीओ प्रोसेस को शुरू कर दिया, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। इसमें क्या होता है, हम अपने बिजनेस के बहुत सारे काम अदर यूनिट्स को देते हैं, और यही बात मेथड स्टडी के अंदर टेलर ने कही है। टेलर फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने असेंबली लाइन का कंसेप्ट बताया। अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट हमेशा इस बात पे फोकस करे कि हम लोग असेंबली लाइन का भी यूज कर सकते हैं अपने मेथड स्टडी के अंदर। मतलब आज की डेट में कार इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, किसी और फैक्ट्री से मंगाएंगी, किसी और कंपनी से मंगाएंगी,
विंडशील्ड किसी और कंपनी से मंगाएंगी, बॉडी अपने यहाँ बनाएंगी, इंजन अपने यहाँ बनाएंगी, सीट कहीं और से मंगाएंगी और बाद में इन सब पार्ट्स को असेंबल करके एक कार बनाकर कस्टमर को दे देंगे। द असेंबली लाइन इज अ प्रोडक्शन मेथड where products move through a series of workstation and each worker performs a specific task. असेंबली लाइन के अंदर आपकी फैक्ट्री के अंदर बनने वाला किसी भी प्रोडक्ट के पार्ट्स अलग अलग जगह बनाए जाते हैं और बाद में उन्हें लास्ट फैक्ट्री के अंदर असेंबल कर दिया जाता है। इससे दो फायदे। पहला फायदा, जिस फैक्ट्री को आप पार्ट्स बनाने का ऑर्डर दे रहे हैं वो उसी पार्ट्स को बनाने में एक्सपर्ट्स हैं। दूसरी बात, आपका टाइम वेस्टेज और मनी वेस्टेज खत्म हो जाती है। दिस कंसेप्ट वॉज फेमस अडॉप्टेड बाय फोर्ड मोटर कंपनी, और दुनिया में फोर्ड मोटर ही एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने सबसे पहले इस मेथड को अडॉप्ट किया। मेथड स्टडी एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है किसी भी काम को करने की। इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग वर्क मेथड। आप सबसे पहले ये देखिएगा कि आप किस मेथड से काम करना चाहते हैं टू कंप्लीट ए टास्क, अपने काम को पूरा करने के लिए। आइडेंटिफाई द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वन, और मेथड ऐसा होना चाहिए जो बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव हो, उससे कॉस्ट हमारी कम आए, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो और हमारा एक्सपर्ट वर्क मेंटेन रहना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। मेथड स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी गोल ऑफ मेथड स्टडी टू मिनिमाइज प्रोडक्शन कॉस्ट। सबसे पहली बात है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आए, प्रॉफिट्स हमारे मैक्सिमाइज हो, क्योंकि मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं, क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं और धीरे धीरे हमारा कस्टमर भी सेटिस्फाई हो सकता है। नाउ एमसीक्यू सेशन। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी? टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन कॉस्ट। हम लोगों ने तो ये सीखा कि जब मेथड अच्छा होगा तो कॉस्ट हमेशा कम आएगी। टू मिनिमाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हम लोगों ने ये सीखा कि अगर मेथड अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई होगा। टू फाइंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, बिल्कुल ठीक। टू इंक्रीज रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, ये तो बिल्कुल भी नहीं। नाउ नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी हम लोगों को ये बताता है कितना काम कितनी देर में हो जाना चाहिए ताकि जो वर्कर्स की क्वांटिटी हम अपनी फैक्ट्री के अंदर ऑप्टिमम रेशो में लगा सके। हम ये मान के चलते हैं हम लोगों को 210 बॉक्सेस एक दिन के अंदर तैयार कराने, और हम ये भी मानते हैं 1 घंटे के अंदर 3 बॉक्स तैयार होते हैं और 7 घंटे के अंदर हम लोग 21 बॉक्सेस तैयार कर सकते हैं और 7 घंटे एक वर्कर काम कर सकता है। तो अब आप देखिएगा 210 बॉक्स एक दिन में तैयार होने हैं और एक वर्कर 21 बॉक्स तैयार कर रहा है। इसका मतलब हम लोगों को 10 वर्कर्स एक दिन में काम करने के लिए चाहिए। टाइम स्टडी एक सिस्टमेटिक मेथड होता है इस बात का पता लगाने के लिए द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क, कि किसी भी काम को करने में कितना टाइम एग्जैक्टली लगना चाहिए। टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड टाइम, टाइम स्टडी कंसीडर फैक्टर्स सच एज वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा टाइम स्टडी ये भी देखती है कि हमारा काम कैसा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, फिजिकल वर्क है या मेंटल वर्क है, एंड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द टाइम मेजरमेंट। और इसके अलावा टाइम स्टडी से हमें यह भी पता लग जाता है कि जो भी काम हम करा रहे हैं उसमें कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है और काम पूरा कराने में हमारी क्या कॉस्टिंग आएगी। सेम एग्जांपल, अब वर्कर 20 मिनट्स के अंदर जो है एक बॉक्स तैयार करता है और 1 घंटे में वही वर्कर 3 बॉक्सेस तैयार करेगा और 7 घंटों में वो 21 बॉक्सेस तैयार करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम एक वर्कर की वेजेस निकाल सकते हैं और काम में आने वाली कॉस्ट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एमसीक्यू सेशन। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है टाइम स्टडी का? टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब। बिल्कुल ठीक, किसी भी काम को करने में कितना टाइम लगता है यही हम लोग टाइम स्टडी में सीखते हैं। टू मैक्सिमाइज वर्कर रेस्ट टाइम, बिल्कुल भी नहीं। टू मिनिमाइज वर्कर इंसेंटिव्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ये सीखा है कि जो भी वर्कर हमारे यहाँ काम कर रहा है उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, ना कि मिनिमम कॉस्टिंग क्या आएगी। टू इंक्रीज लेबर कॉस्ट, ये तो बिल्कुल भी नहीं। फटीग स्टडी, मतलब टेलर ने इस स्टडी में यह भी बताया कि वर्कर्स के थकने के क्या रीजन है और हम उनकी थकान को उतारने के लिए, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी बनी रहे, उनको कितना रेस्ट इंटरवल दिया जाना चाहिए। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं।
एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां पर 3 शिफ्ट में काम हो रहा है और 8-8 घंटे की शिफ्ट है। एक सिंगल शिफ्ट के अंदर वर्कर्स को रेस्ट भी चाहिए, बीच में लंच ब्रेक चाहिए ताकि वो अपना थकान दूर करने के बाद प्रोडक्टिविटी एनहेंस कर सके। हमें ये भी देखना पड़ता है कि अगर कोई फिजिकल वर्क वाला काम है, हैवी मैनुअल लेबर वर्क है, तो उसमें शॉर्टर पॉजेस की जरूरत होती है जिससे वर्कर्स अपने आप को बहुत जल्दी रिचार्ज करते हैं, एनर्जी लेवल गेन करते हैं और मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसका एक लाइव एग्जांपल आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। जब कभी भी किसी भी जगह कोई घर कंस्ट्रक्ट होता है और लेबर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर ईंटें लेकर जाती है, तो आधे घंटे बाद या 45 मिनट्स बाद वो हमेशा 5 से 10 मिनट का एक पॉज लेते हैं क्योंकि एक बहुत ही हैवी लेबर वर्क है एंड दे नीड रेस्ट इन स्मॉल पॉजेस ताकि वो उसके बाद एनर्जी गेन कर सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। यही बात टेलर ने कही है अपनी फटीग स्टडी में। An essential aspect of workplace management that focuses on understanding and mitigating physical and mental fatigue. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के फिजिकल और माइंड टायर्डनेस इन दोनों का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। फटीग स्टडी के अंदर हम लोग हमेशा इस बात पे फोकस करते हैं द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, मतलब वर्कर्स को कितने देर के पॉजेस दें और कितनी बार पॉजेस दें रेस्ट के लिए ताकि वो अपना एनर्जी को गेन कर सके और काम को बहुत एफिशिएंटली पूरा कर सके। रेस्ट इंटरवल का बेनिफिट क्या होता है? रेस्ट इंटरवल कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। Allowing worker to take regular rest interval is crucial to help them regain physical and mental stamina. आपको सोचिए आपके स्कूल के अंदर कोई रेसेस नहीं है, आप लोग 6 आवर्स 7 आवर्स या 8 आवर्स नॉन स्टॉप पढ़ रहे हैं, आपका क्या हाल होगा? आप बहुत बुरी तरीके से टायर्ड हो जाएंगे और नेक्स्ट डे स्कूल जाने के बारे में भी नहीं सोचेंगे। फटीग के कॉजेस क्या हैं? थकान के क्या रीजन हो सकते हैं किसी भी फैक्ट्री में? लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अभी मैंने आप ही का एग्जांपल दिया कि अगर 8 आवर्स आप नॉन स्टॉप पढ़ेंगे, ये इतने लंबे आवर्स हैं कि आप थक जाएंगे। एक्सेसिव आवर्स ऑफ वर्क विदाउट सफिशिएंट ब्रेक कैन लीड टू फटीग। अनसुटेबल वर्क, असाइनिंग वर्कर्स टू टास्क दैट डू नॉट मैच देयर स्किल्स। अगर मैं किसी भी एक वर्कर को ऐसा काम दे दूं जो वो उस काम को नहीं करना जानता है या उसमें वो एक्सपर्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत जल्दी थक जाएगा क्योंकि उसका काम में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इन शॉर्ट फटीग के हमारे 2 रीजंस हुए, पहला लॉन्ग वर्किंग आवर्स और दूसरा अनसुटेबल वर्क। नाउ एमसीक्यू सेशन। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फटीग स्टडी? टू इंक्रीज वर्किंग आवर्स? ये तो बिल्कुल भी नहीं। टू एलिमिनेट ऑल रेस्ट इंटरवल? ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स? बिल्कुल ठीक और यही इसका मीनिंग है। टू रिड्यूस प्रोडक्टिविटी? बिल्कुल भी नहीं। जब वर्कर रेस्ट लेकर काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी एनहेंस करेगा। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। देखो इसके अंदर टेलर ने सबसे पहले इस बात पे फोकस करा है कि जितने भी एफिशिएंट वर्कर्स हैं इन्हें हमेशा ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, और जितने भी इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उन्हें कम मिलना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है? जब इनएफिशिएंट वर्कर्स को लगेगा कि एफिशिएंट को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो डेफिनेटली इनएफिशिएंट वर्कर्स भी अपनी एफिशिएंसी को राइज करेंगे। इसको हम एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। हम मान के चलते हैं कि एक दिन के अंदर किसी भी फैक्ट्री के अंदर 10 यूनिट्स स्टैंडर्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए। अगर आप उससे कम प्रोड्यूस करते हैं तो वर्कर को 40 रुपीज पर यूनिट मिलते हैं, और अगर उससे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो उस वर्कर को 50 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से दिए जाते हैं। एक वर्कर ने 9 यूनिट्स प्रोड्यूस करी और उसको मिलते हैं सिर्फ ₹360, और एक वर्कर्स ने 11 यूनिट्स प्रोड्यूस की और उसको मिलते हैं 550 रुपीज। तो अगर आप देखें सिर्फ 2 यूनिट का डिफरेंस है और जो रुपीज में डिफरेंस आया है वो आया है 190 रुपीज का डिफरेंस। तो यही रीजन है जब इनएफिशिएंट वर्कर्स को लगेगा कि सिर्फ 2 यूनिट एक्स्ट्रा बना के मैं एक दिन में 190 रुपीज एक्स्ट्रा ले सकता हूं तो वो अपनी एफिशिएंसी डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। इन डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम
डिफरेंट रेट वेज पेमेंट आर स्टेब्लिश। एफिशिएंट के लिए अलग रेट होगा और इनएफिशिएंट के लिए अलग वेज रेट होगा। हु परफॉर्म अबव द स्टैंडर्ड एंड हु परफॉर्म बिलो द स्टैंडर्ड। ये जो मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दिया ये उसी की ही डिटेलिंग है पूरी की पूरी। सेम एफिशिएंट वर्कर 11 यूनिट बनाता है 50 रुपए के हिसाब से 550 लेगा, और इनएफिशिएंट वर्कर्स 9 यूनिट बनाता है 40 के हिसाब से और 360 लेगा। अकॉर्डिंग टू टेलर डिफरेंस 190 रुपीज का है और सिर्फ 2 यूनिट का डिफरेंस है, तो डेफिनेटली इनएफिशिएंट वर्कर टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। ये कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा इनएफिशिएंट वर्कर्स को अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। तो अल्टीमेटली एफडब्ल्यू टेलर इस डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम को इसलिए फोकस करते थे ताकि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को हम इजीली अलग अलग कर सके। नाउ एमसीक्यू सेशन। व्हाट वाज एफडब्ल्यू टेलर स्टैंड ऑन पीस वेज सिस्टम। एफडब्ल्यू टेलर जो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को लेकर क्या सोचते थे, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ए ही अपोज्ड इट, बिल्कुल भी नहीं। ही हैड नो ओपिनियन, वो तो बल्कि फेवर करते थे। ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर इट, बिल्कुल ठीक। एफडब्ल्यू टेलर इस पीस वेज सिस्टम के बहुत ज्यादा फेवर में थे। ही कंसिडर्ड इट इररिलेवेंट, ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप एक छोटी सी बात देखिए, आपको क्या लगता है अगर वर्कर्स ये सोचे कि हम मैनेजमेंट के बगैर काम कर सकते हैं, मतलब हमें मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, तो क्या वर्कर काम कर पाएंगे? बाजार से ऑर्डर लाना ये काम तो मैनेजमेंट ही करता है, पब्लिक डीलिंग तो मैनेजमेंट ही करता है। और क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैनेजमेंट ये सोचे कि मैं सारे वर्कर्स को डोमिनेट कर दूं या उनको हटा दूं, मैं फैक्ट्री चला पाऊंगा? ये बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैनेजमेंट और वर्कर्स ये दोनों ये बात समझें कि ये दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं और इन्हें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। इसी बात को एफडब्ल्यू टेलर ने अपने मेंटल रेवोल्यूशन में बताई है। दिस मेंटल रेवोल्यूशन इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव shift in the attitudes of both workers and management, moving from a competitive mindset to cooperative mindset। मतलब वर्कर्स और मैनेजर एक दूसरे के साथ कंपटीशन मत लड़ाएं, बल्कि एक दूसरे को कोऑपरेट करें। मैनेजर्स हमेशा रिसोर्सेज प्रोवाइड करा के वर्कर्स को कोऑपरेट करें और वर्कर्स भी ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके मैनेजर्स को कोऑपरेट करें। अकॉर्डिंग टू टेलर, कॉपरेशन ओवर कंपटीशन। टेलर के हिसाब से साइंटिफिक मैनेजमेंट में इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि वर्कर्स और मैनेजर जो हैं एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंसी को पहचाने। मतलब मैनेजमेंट इस बात को समझे कि बिना वर्कर के वो बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, और वर्कर भी इस बात को समझे कि मैनेजमेंट के बगैर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। They should understand they need each other for the success of organization rather than being it competition। एक दूसरे की जरूरत से ही वो ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब कर सकते हैं। अगर वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन की जगह कोऑपरेट करेंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में आउटपुट बढ़ेगा, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सरप्लस। प्राइमरी गोल जो है कोऑपरेटिव माइंडसेट का बेनिफिट ये होगा कि इंक्रीज द साइज ऑफ सरप्लस, प्रॉफिट ज्यादा होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स और मैनेजमेंट जो हैं एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेंगे। इसके लिए कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स को खत्म करना होगा, स्ट्राइक्स को खत्म करना होगा, और इसके अलावा शेयरिंग सरप्लस। टेलर ने इस बात पर बहुत फोकस किया कि मैनेजमेंट को हमेशा अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए। इन रिटर्न workers should contribute their efforts and skill to ensure the company's profitability। और वर्कर्स भी अपने पूरे पोटेंशियल का अपनी स्किल्स के यूज करके कंपनी को आउटपुट अच्छे से अच्छा दे ताकि कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। दिस सिंबॉलिक रिलेशनशिप बेनिफिट बोथ पार्टीज। इस रिलेशन से दोनों पार्टीज का तो बेनिफिट होगा ही होगा, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन को एज ए होल भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आज हम लोगों ने सारे के सारी टेक्निक्स एफडब्ल्यू टेलर की कर ली हैं और होपफुली आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बात का और ध्यान रखिएगा, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती। आप उसको रूटीन में लेकर आइए, रोज प्रैक्टिस में लेकर आइएगा, ये बहुत आसान हो जाएगी। एज आई ऑलवेज सेज,
थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट, दे हैव टू मेड इजी। चीजें कभी भी मुश्किल नहीं होती, हमें उन्हें आसान बनाना पड़ता है। थैंक यू।